जय हिंद दोस्तों, मैं रवि बिजारनिया नवजीवन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस और हमारे केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन जो आज के हमारे इस पेपर में आया था, क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल के साथ सही अभिक्रिया श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन सी जल के साथ सही अभिक्रिया श्रेणी है? आपको नीचे धातुएं दी गई हैं और कहा गया है कि कौन सी धातु जो है वो जल के साथ सबसे ज्यादा क्रिया करती है, फिर उससे कम क्रिया करने वाली धातु कौन सी होती है, उससे कम वाली कौन सी होती है। तो हमें ऐसी श्रेणी चूज करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास 4 धातुएं दी गई हैं। एक पहली धातु है हमारे पास मेटल है जिसका नाम सीसा, दूसरा तांबर, तीसरा लोहा, चौथा जस्था, यानी जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। तो अगर हम बात करें इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल होती है वो हमारी होती है जिंक, और जिंक के बाद जो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करती है वो है हमारी आयरन, और आयरन के बाद लेड, और लेड के बाद कॉपर। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट आंसर। रिएक्टिविटी का सही क्रम क्या होगा? जिंक में सबसे हाईएस्ट होगी, उससे कम आयरन में, उससे कम लेड में, और उससे कम कॉपर के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल में तैरती है? कि विच वन मेटल फ्लोट ऑन कोल्ड वाटर, कि कौन सी मेटल जो है वो फ्लोट करेगी, कोल्ड वाटर पे तैरेगी, ठंडे पानी पर। तो ठंडे पानी पर अगर मैं धातुओं के तैरने की अगर मैं बात करूं तो हमें याद रखना है ठंडे पानी के ऊपर या तो आपकी सोडियम तैरेगी, या आपकी पोटेशियम, या आपकी लिथियम। क्यों? डेंसिटी लेवल इनका लो होता है। तो अगर हम बात करें इन तीनों में से हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, इन ऑप्शन हमें मिले हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और कॉपर। और ये तीन जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं, 3 मेटल्स। कौन सी? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन क्या है? पोटेशियम। ठीक है, तो हमारे अगले क्वेश्चन का आंसर पोटेशियम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है हमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत की चालन की अक्षमता नहीं होती? हमारे पास 4 तरह के सॉल्यूशन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि उसमें विद्युत का चालन किस में नहीं होगा। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा आंसर है कि भाई जिस विलयन में आयंस प्रेजेंट होते हैं हमें पता है वहां पर विद्युत का चालन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। और अगर आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे तो वहां इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, जैसे हमारे पास है कॉपर सल्फेट, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो आयंस में डिकम्पोज होगा। ठीक है, फिर सोडियम क्लोराइड, अगर इसको भी आप वाटर में सोल्यूबल करोगे, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो ये भी डिकम्पोज होगा, Na+Cl-। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये भी पानी के अंदर आयंस में डिकम्पोज होगा, आयनों में टूटेगा। ये भाई कॉपर सल्फेट Cu+2SO4-, सोडियम क्लोराइड आपका Na+Cl-, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+OH-। बचा क्या है आपके पास इसमें? शर्करा, शुगर। शुगर की अगर हम बात करें, अगर आप इसका सॉल्यूशन बनाते हो यानी पानी के साथ इसे मिक्स करते हो तो ये आयंस में डिकम्पोज नहीं होती, नहीं टूटती, आयनों में अपघटित नहीं होती। और आयन नहीं बन रहे हैं इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। तो हमसे यही पूछा था कि किसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा शर्करा यानी शुगर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है अगला। क्या कह रहा है? थोड़ा क्वेश्चन साफ नहीं है, फिर भी मैं बोल देता हूं कि गहरे समुद्री गोताखोरों द्वारा सांस लेने में सहायता के लिए प्रयोग किए जाने वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ विलयन मिश्रण होगा। यानी ये आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलो मैं बताता हूं। ये आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो गोताखोर हैं
जब वो समुद्र की गहराई में जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हमें पूछ रहा है कौन सी गैस फिलअप की जाती है। तो हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें आपकी ऑक्सीजन तो होगी, उसके साथ आपकी नाइट्रोजन गैस का कंटेंट होता है और साथ में हमारा कंटेंट होता है किसका, हीलियम का। तो यानी वहां पर सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस भरी जा रही है, नाइट्रोजन और हीलियम दोनों। बट अगर हम यहां देखें हमारे पास ऑप्शन में ये दोनों दी हुई हैं, तो यहां आप है ना आंसर करोगे क्वांटिटी वाइज। अगर हम बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर की तो उसमें नाइट्रोजन गैस की क्वांटिटी एज कंपेरेटिव हीलियम गैस के ज्यादा होती है। तो यहां हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। कि वहां पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन। पर ध्यान रखना हीलियम भी भरी जाती है बट बहुत लेस क्वांटिटी में होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में तापीय अपघटन होता है। यानी आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं और वहां पर पूछा है कि उनका थर्मल डिकम्पोजिशन जो है वो किस कंपाउंड में होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जिंक ऑक्साइड, नहीं, जिंक ऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन यानी तापीय अपघटन नहीं होता। दूसरा ऑप्शन हम बात करें सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड का होता है कि वो वहां पर आपका सिल्वर मेटल और ऑक्सीजन जो गैस है उसके अंदर डिकम्पोज हो जाता है, उसके अंदर अपघटित हो जाता है। लेकिन हम देखें तो हमारे साथ इसमें साथ में लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर जिंक ऑक्साइड है तो यह आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन फिर से हमारा सिंगल क्या आ गया, सिल्वर ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा, सिल्वर ऑक्साइड। कि सिल्वर ऑक्साइड जो है जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो तो वो डिकम्पोज हो जाता है, अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डबल बैक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युत संकेतों का अंतरण किसके द्वारा परिचालित किया जा रहा है। कि आगे कह रहा है कि आपकी बॉडी में जो नर्व सेल प्रेजेंट होती हैं वो नर्व सेल जो इलेक्ट्रिकल आपको जो संकेत मिलते हैं, विद्युत संकेत, उनको किस तरीके से संचालित करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आपकी बॉडी में फ्लो वो किस मीडियम से होता है। तो हमारी बॉडी में देखो बच्चों आपको पढ़ाया हुआ है कि जो विद्युत संकेत हैं वो किसके थ्रू फ्लो होते हैं, सोडियम आयंस के थ्रू फ्लो होते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बच्चों कि वायु में चांदी की शिल्पकृतियां किसके बनने से मलिन हो जाती हैं। देखो सीधा सिंपल सी बात है, यह कह रहा है कि हमारा जो सिल्वर है इसका कोई भी कंपाउंड है आपके पास, वो अगर आप उसको एयर के कांटेक्ट में रख देते हो, ओपनली अगर आप उसे रखते हो वायु के संपर्क में, तो किस कारण से उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कारण से चांदी का रंग जो है वो काला पड़ जाता है। तो हम सबको पता है कि अगर आपके पास कोई भी सिल्वर का कंपाउंड है, अगर आप इसको एयर के कांटेक्ट में रखते हो ओपनली फ्री स्टेट में, तो ये गैस के साथ रिएक्शन कर लेता है, वो है हमारी सल्फर। और सल्फर गैस के साथ रिएक्शन करके ये एक कंपाउंड रिलीज करता है या कंपाउंड बनाता है सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड जो है इट्स ए ब्लैक कलर कंपाउंड, ये काले रंग का यौगिक होता है। तो हमारे से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कारण से मलिन यानी काले हो जाते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा सिल्वर सल्फाइड के कारण, ठीक है। या फिर गैस पूछता तो हम क्या बोल देते, सल्फर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि हमारे जो मानव नेत्र हैं वो पृथक पृथक दूरियों पर स्थित वस्तुओं को विपर्यासी प्रतिबिंबों के साथ देख सकते हैं, यह किस कारण से। यह कह रहा है कि हमारी जो आईज है उसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पे रखे होते हैं लेकिन फिर भी वो हमें दिखाई देते हैं और उनका एक एग्जैक्ट जो है हमारी आंख के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है या इमेज क्रिएट होती है। तो हमें पूछा जा रहा है किस कारण से। तो पहला ऑप्शन है दूरदृष्टिता, नहीं, दूरदृष्टिता की वजह से। दूसरा निकट दृष्टिता, तीसरा दूरदृष्टिता और निकट दृष्टिता नहीं।
ये सब होता है हमारी आंख की संसर्जन क्षमता के कारण। हमारी आंख की संसर्जन क्षमता के कारण ही हम अलग अलग दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं या कि उनकी प्रतिकृतियां बन सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की वृद्धि करता है, कि विच वन फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज ह्यूमन हार्ट रेट। यह हमें पूछ रहा है कि हमारी हार्ट रेट को कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है, कौन सा हार्मोन बढ़ाता है। तो अच्छे से ये चीज भी आपको पढ़ाई हुई है कि भाई हम मनुष्यों के अंदर, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जब हमें फियर फील होता है यानी हमें डर लगता है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रीनलिन ग्लैंड, और वो एक हार्मोन का सीक्रेशन करती है जिसे हम कहते हैं एड्रीनलिन हार्मोन। और जैसे ही एड्रीनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है किसी ह्यूमन की बॉडी में, तो उस व्यक्ति की हार्ट बीट यानी उसके हृदय के स्पंदन की दर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, एड्रीनलिन हार्मोन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि मानव आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। यह पूछ रहा है कि हमारी जो ह्यूमन इंटेस्टाइन्स हैं, उन इंटेस्टाइन्स में जो हमारा फैट है उसका डाइजेशन कौन करता है, कैसे होता है। तो ये बात बच्चों अच्छे से हमारी डिस्कस की हुई है कि हमारी जो ह्यूमन इंटेस्टाइन है वहां पर सबसे फर्स्ट थिंग कि हमारी जो लीवर है उसका बाइल जूस जो है वो फंक्शन करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे लीवर का जो बाइल जूस है वो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ कार्ब्स, फैट और जो प्रोटीन है उनको कन्वर्ट करता है स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ कार्ब्स। तो फर्स्ट फंक्शन वहां पर किसका होगा, बाइल जूस का होगा, यानी हिंदी में बोले तो हमारे पित्त रस का होगा। तो यहां पर फर्स्ट थिंग तो पित्त रस काम करेगा। अब यहां पर देखो इन तीन ऑप्शनों में आपको पित्त दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा आंसर है वो इन तीनों में से कोई एक है। फिर हम बात करें और कौन है जो फैट को डाइजेस्ट करता है हमारी बॉडी में, तो फैट को डाइजेस्ट करने की बात करें तो जो हमारी पेनक्रियाज है उसके द्वारा एक जूस का सीक्रेशन होता है, पेनक्रियाज जूस। और पेनक्रियाज जूस में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि फैट का डाइजेशन हमारी इंटेस्टाइन्स में या वसा का पाचन हमारी आंत में कौन करते हैं, पित्त और लाइपेज, या फिर हम कह सकते हैं कि बाइल जूस और लाइपेज एंजाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर से है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कई बार डिस्कस किया हुआ है ये तो हमारा, कि प्राणी कोशिका और पादप कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के लिए, और पूछा गया है कि उसमें से कौन सा करेक्ट है। तो किसके बेसिस पे दिए गए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये, कि जो प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है। यह कह रहा है कि जो एनिमल सेल है उसके अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्यों, फिर कोशिका भित्ति नहीं होती। तो ठीक है, एनिमल सेल के अंदर कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती, यानी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती, सही है। आगे बढ़ते हैं। जबकि पादप कोशिकाओं में केवल कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली नहीं। ये बात गलत हो गई। आपको बताया हुआ है बच्चों कि अगर हम बात करें कि ये हमारी एनिमल सेल है, फर्स्ट थिंग ये हमारी एनिमल सेल है और ये हमारी प्लांट सेल है, तो दोनों के बीच हमने जब डिफरेंस क्रिएट किया था तो हमने पढ़ा था कि जो एनिमल सेल है उसकी जो आउटर कवरिंग है वो हमारी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और एक सिंगल कवरिंग प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन यानी हमारी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। बट अगर हम बात करें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल के अंदर जो आउटर कवरिंग है वो तो है सेल वॉल,
यानी कोशिका भित्ति, और उस सेल वॉल के इनसाइड क्या प्रेजेंट रहती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन यानी हमारी कोशिका झिल्ली। तो यहां पर इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो जो राइट जो स्टेटमेंट है वो है हमारा सेकंड वाला। क्या कह रहा है कि प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है, कि एनिमल सेल्स जो हैं उसमें केवल कौन प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है, कोशिका भित्ति नहीं होती, हाँ भाई नहीं है। फिर लेकिन पादप कोशिकाओं में दोनों होती है, हाँ हम देख रहे हैं दोनों है, सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लसिका एक उत्तक तरल है, कि हमें यह कह रहा है कि लसिका जो है वो एक उत्तक तरल यानी टिश्यू फ्लूइड है। चलो ठीक है, टिश्यू फ्लूइड है जो अंतरकोशिकीय स्थान में पाया जाता है, इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वहां ये प्रेजेंट होता है। ये किसके सदृश होता है यानी किसके इक्वल होता है, तो आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। हमने पढ़ा भी था कि लसिका जो टिश्यू होते हैं वो हमारे किसके सदृश होते हैं, किसकी तरह होते हैं, प्लाज्मा की तरह। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ वन, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के विघटन से क्या बनता है, कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसमें जब ग्लूकोज को डिकम्पोज करते हैं यानी उसे डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, तब क्या बनता है। तो यानी ये ग्लूकोज का विघटन, ग्लूकोज को डिकम्पोज कर रहा है, और ग्लूकोज के डिकम्पोज होने की जो प्रोसेस होती है हम जानते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। थोड़ा ध्यान देना ये बात को कि ग्लूकोज डिकम्पोज होता है कहां पर, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में, और जब भी ग्लूकोज डिकम्पोज होता है तो वहां पे दो प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट वन होगा आपका पायरुवेट यानी पायरुविक अम्ल, और सेकंड थिंग बनेगी वहां पर ऊर्जा, एनर्जी। और एनर्जी की भी यहां पर कितनी एटीपी बनती है, हमने पढ़ा था 2 एटीपीज बनती हैं। फिर आगे क्या होता है वो भी आपको अच्छे से बताया था। तो कुछ बच्चों ने शायद आंसर इधर वाले से भी किया होगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये ग्लूकोज का विघटन कहां पूछ रहा है, कोशिका द्रव्य में पूछ रहा है। तो ध्यान रखना है कि ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में डिवाइड होती है तो पायरुवेट और एनर्जी में डिवाइड होती है। हाँ, उसके बाद जो ये आपका पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड है, इसका डिवाइडेशन यानी अपघटन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में यानी हमारे पावर हाउस में। और वहां पर इसके अपघटन से क्या बनेगा, वहां पर एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो इस क्वेश्चन में हमारा सही आंसर है फर्स्ट, पायरुवेट और ऊर्जा, पायरुवेट एंड एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कांस्य किसका मिश्र धातु है, कि जो ब्रॉन्ज है वो किसका एलॉय है, ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ। तो ये क्वेश्चन जितने भी एलॉयज हैं आपको अच्छे से करवाए हुए थे, ट्रिक वाइज करवाए हुए थे। और कांस्य के लिए आपको ट्रिक बताई थी कि कांस्य को आपको इंट्रोड्यूस करना काई वर्ड से, और हमने ट्रिक बताई थी कि काई से काटी। और ध्यान रखना काटी यानी कॉपर प्लस टिन यानी Cu प्लस Sn, ठीक है। तो हमें पूछे कि जो ब्रॉन्ज है वो किसका एलॉय है, तो कॉपर और टिन का एलॉय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं और मोस्टली क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए चीजों से ही आ रहे हैं, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि मोस्टली बच्चों के सही हुए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टल जल नहीं होता। क्रिस्टलाइजेशन वाटर जो है वो आपको कह रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें किस में प्रेजेंट नहीं है। तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सरल क्वेश्चन है। क्यों, देखो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम थोड़ा नीचे से मैं इसको लेकर चलूंगा, जैसे मोहर लवण दिया है। हम सब जानते हैं कि मोहर लवण में वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, 6 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ऐसे ही हमारा बेकिंग सोडा धोने का सोडा दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ, और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हमें पता है क्या होता है, Na2CO3
10H2O तो यहां भी वाटर मॉलिक्यूल है कितने 10 है। अगर हम बात करें नीला थोथा ब्लू विट्रल तो इसका सूत्र हम बात करें CuSO4.5H2O, यहां भी है वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन हमारी पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 क्या इसमें वाटर मॉलिक्यूल है? बिल्कुल नहीं है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि क्रिस्टल जल जो है, क्रिस्टलाइन वाटर जो है वो किसमें प्रेजेंट नहीं है? पोटेशियम परमैंगनेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है कि मधुमक्खी जब आपको बाइट करती है तो उस समय आपकी बॉडी में एक एसिड को इंसर्ट करती है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, जिसके कारण आपको पेन फील होता है, जिसकी वजह से तो छोड़े जाने वाला अम्ल कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार किया हुआ है कि हमारी जो आंट्स या हनी भी होती हैं यानी चींटी या मधुमक्खियां होती हैं तो उनके द्वारा जब बाइट किया जाता है तो हमारी बॉडी में कौन सा अम्ल इंसर्ट किया जाता है? फॉर्मिक एसिड इंसर्ट किया जाता है। और उस फॉर्मिक एसिड को हम केमिस्ट्री में अगर केमिकल टर्म में बात करें तो क्या कहते हैं? मेथेनोइक एसिड कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसका प्रयोग करके तरल वनस्पति तेलों को ठोस कृत्रिम मक्खन में बदलते हैं? कि ये कह रहा है कि किस सब्सटेंस का आप यूज करके आपके पास जो लिक्विड जो वेजिटेटिव ऑयल्स होते हैं आप उसको बटर में या मक्खन में कन्वर्ट करते हो। तो यहां पर सीधी सी बात है, याद रखना है कि जो वनस्पति ऑयल्स होते हैं यानी वेजिटेबल्स जो ऑयल होते हैं इनको कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है किसके अंदर? बटर के अंदर, मक्खन के अंदर, उसको कहते हैं हाइड्रोजिनेसिस। यानी कि वहां पर किसका उपयोग होता है? हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। और यहां पर जिस कैटलिस्ट का प्रयोग होता है, जिस उत्प्रेरक का, वो क्या होता है? निकल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्या कह रहा है हमें? पेंटेन की संरचनात्मक समअवयवों की संख्या कितनी है? संरचनात्मक समअवयव यानी कितने आप इसके जो स्ट्रक्चरल आइसोमर एलोट्रोप्स हैं वो जनरेट कर सकते हो। तो स्ट्रक्चरल एलोट्रोप्स की अगर हम बात करें तो पेंटेन, तो भाई यहां पर बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए करते हैं। पेंटेन यानी कितने कार्बन होंगे? यहां पर मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट यानी 5 कार्बन होंगे। तो ये कह रहा है कि इसकी कितने संरचनात्मक समअवयव, कितने एलोट्रोप बना सकते हो? तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो गई हमारी। आप इसके साथ फिर हाइड्रोजन कनेक्ट कर देना। यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ H2 आ जाएगा, यहाँ H2, यहाँ H2 और यहाँ H3। फर्स्ट स्ट्रक्चर तो हमारी ये डेवलप होगी। सेकंड आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो? दूसरा इसका एलोट्रोप बना सकते हो। तो कैसे? कुछ ऐसे हम बना सकते हैं। ये इसकी सेकंड एलोट्रोप बन गया। इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे चेंज कर सकते हो या फिर इसका और अगर आपको एलोट्रोप बना सकते हो, हाँ हम और भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हो? देखो कुछ ऐसे बना सकते हो इसको। लेकिन अब क्या इसके और कोई एलोट्रोप जनरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं, और जनरेट नहीं कर सकते। अगर देखो इसके और समअवयव बनाने की कोशिश करोगे, कैसे? अगर आप इधर से यहाँ पर इसको लगाओगे तो बात वही हो जाएगी, इधर से 2 नंबर पे कार्बन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कितने संरचनात्मक समअवयव बन सकते हैं? 3 बन सकते हैं। फोर्थ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले गंधक के वाष्प में, कि जब ज्वालामुखी रिलीज होती है, फटती है, तो उस समय जो सल्फर है
उसका जो वेपर है से प्राय सेलों पर परपट्टी बन जाती है, जो उससे उसका जो सल्फर रिलीज होता है, उसका वेपर के रूप में सल्फर रिलीज होता है। हमें कह रहा है कि उसके जो सेल हैं यानी वहां पर जो रॉक्स है उसके ऊपर उसकी लेयर बन जाती है। ये एक प्रक्रिया क्या कहलाती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो याद रखना है बच्चों, बड़ी सिंपल सी चीज है। ये जो प्रोसेस है वो सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन जो है वो उसकी अपोजिट प्रोसेस है। ये हमारी बात की हुई है। अगर यहां पर अपोजिट प्रोसेस कैसे कि सब्लिमेशन में हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, वो डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं किसमें? गैस में। लेकिन ये उसकी अपोजिट है, यानी कि यहां पर गैसीय यानी वेपर फॉर्म में जो मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट है और वो सीधा किसमें कन्वर्ट होगा? सॉलिड सब्सटेंस में। तो ऐसी जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है ये भी हमारा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है कि सूखी बर्फ का प्रयोग किसी रंगमंच पर हवा में कुहासा या मिस्ट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, इसमें शामिल प्रक्रिया किसका उदाहरण है? सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस, ये ड्राई आइस की बात कर रहा है, यानी हमारे पास ये बात कर रहा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कह रहा है? रंगमंच पर हवा में, यानी उसको आप ओपन एयर में अगर आप रख देते हो तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट कन्वर्ट होती है वहां पर वेपर में। अब वो सॉलिड फॉर्म में है और वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया कि जब कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसे हम सब्लिमेशन या क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? C4H8 किसकी सजातीय श्रेणी में शामिल है, यानी ये किसके सिमिलर सीरीज के अंदर है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों C4H8, यहां पर आपके पास ऑप्शन है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या साइक्लोएल्केन। तो यहां हमारा जो आंसर होगा वो ध्यान रहना चाहिए। अगर आपको साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला आता है तो दिमाग में होना चाहिए कि साइक्लोएल्केन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? C2H2N, सॉरी CnH2n। यानी अगर इसके अंदर बात करें कि अगर हमारे n बराबर, जैसे हम कहें कि n बराबर हमारे पास अगर जैसे इस फॉर्मूले के हिसाब से लें कि n बराबर 4 है तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बनेगा? C4H8 बनेगा। ठीक है, और अगर इसकी मैं स्ट्रक्चर अगर डेवलप करूं तो यहाँ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर इसकी डेवलप होगी। ठीक है, यह स्ट्रक्चर डेवलप होगी और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 2 एटम अटैच होंगे। तो यहां इसका राइट आंसर हो जाएगा साइक्लोएल्केन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्तनधारियों के मामले में जठर भित्ति द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम को क्या कहते हैं? यह कह रहा है कि हम जो मैमल्स हैं, जितने भी स्तनधारी हैं, इनकी बॉडी में जठर भित्ति यानी जो गैस्ट्रिक वॉल है उसके द्वारा जो सीक्रेट जो एंजाइम होते हैं उसमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है? और हमें पता है कि गैस्ट्रिक वॉल यानी कि ये हमारे स्टमक की बात कर रहा है और हमारे स्टमक में 3 ही एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है। फर्स्ट वन आपको बताया हुआ है कि अच्छी तरीके से क्लास में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड वन था हमारा पेप्सिन और थर्ड वन जो एंजाइम था इट्स रेनिन। और हमने बात की थी, अच्छे से कहा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को फीड करता है, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है और रेनिन जो है वो डाइजेशन प्रोटीन का ही करेगा, बट जो मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन होती है हमारी केसिन प्रोटीन, उसके डाइजेशन की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है? रेनिन के पास। तो हमारे पास रेनिन ऑप्शन में नहीं है और प्रोटीन का डाइजेशन करने की एबिलिटी यहाँ हमारे स्टमक में इन दोनों के पास ही है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन में कौन सा है? पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है
कि जब किसी प्राणी कोशिका को कि यानी किसी एनिमल सेल को जल के किसी कम सांद्रता वाले माध्यम से घिरा हुआ हो, कि यह आपको कह रहा है कि आपके पास कोई एनिमल सेल है और इस एनिमल सेल को आपने ऐसे सॉल्यूशन में पुट किया है जिसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो इस सेल के मुकाबले क्या है, कम है। तो सेल के मुकाबले अगर कम है, ऐसे सॉल्यूशन में पुट किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल के अंदर जो लिक्विड है उसकी क्वांटिटी हाई होगी और जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है उसमें लो है, जिससे सेल का जो लिक्विड है यानी सेल के अंदर का जो वाटर है वो कहाँ निकलेगा, बाहर की तरफ आएगा। तो यानी यहाँ पर हमारा जब सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो इसका मतलब हमारी जो सेल है वो क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कोशिका से जल की क्या होती है, हानि होती है। और अगर इसका अपोजिट होता, ऐसे होता कि जो सेल है उसको हाई डेंसिटी वाले सॉल्यूशन में अगर रखा गया है तो वो उसके अंदर जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करती वो उस कंडीशन में, और वहां पर वो सेल जो है वो फूल जाती। तो यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से जैसा हमें सिचुएशन दी गई है, हमारी जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी यानी पिचक जाएगी, पानी उससे बाहर निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए, पाचक एंजाइम किसमें विद्यमान होते हैं, कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर फाउंड इन, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसमें पाए जाते हैं, हमारे पास सेल बायोलॉजी से ही अगेन फिर से एक क्वेश्चन है और हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, यहाँ सेल्फ डीएनए हो सकता है, डबल उसकी मेम्ब्रेन हो सकती है, ये हमारा पावर हाउस है क्योंकि यहाँ रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। सेकंड ऑप्शन दिया है हमें वैक्यूल, नहीं, वैक्यूल में तो स्टोरेशन होता है, ये तो स्टोर रूम है हमारी सेल का जहाँ वाटर और मिनरल्स का हम स्टोर करते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा लैन का या लाइसोसोम, और हमारा अच्छे से पढ़ा हुआ है कि लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसी के बेसिस पे इसे सेल्फ सुसाइड पॉकेट या सेल्फ सुसाइड सेक या फिर आप आत्मघाती थैली कहते हैं, जिसका फंक्शन हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि कोई इन्फेक्टेड या फिर हमारी डेड सेल है उसको ये फीड करती है और सेल डिवीजन में हेल्प करती है। तो राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निषेचन के बाद फल और बीज उत्पन्न होते हैं कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फ्रूट एंड सीड्स आर जनरेट, कि फ्रूट और सीड जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद किससे जनरेट होते हैं। तो ये हमारा क्लास में अच्छे से अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन है कि हमने कहा था कि जब भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, तो जो फूल है हमारा फ्लावर जो है उसका जो अंडाशय यानी ओवेरी वाला जो पार्ट है वो तो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होता है, और उसका जो बीजांड यानी ओव्यूल वाला पार्ट है वो कन्वर्ट होता है किसमें, सीड में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा, ओवेरी एंड ओव्यूल, अंडाशय व बीजांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव कान के उस हिस्से को क्या कहते हैं, कि हमारे जो ईयर है उसका एक पार्ट पूछा है, कौन सा पार्ट, जो सर्वध्वनि तरंगों से संबंध दाब में होने वाले परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। यानी ये हमें कह रहा है कि हमारे कान के उस पार्ट को चूज करना है जो साउंड वेव्स जो होती हैं उन साउंड वेव्स को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल वेव्स में, या फिर इलेक्ट्रिकल जो विद्युत संकेत हैं उसके अंदर कन्वर्ट करता है। तो हमारे कान का वो पार्ट जो है वो क्या होता है, वो पार्ट होता है कॉक्लिया। सेकेंड ऑप्शन बच्चों इसका सही हो जाएगा कि कॉक्लिया पार्ट है जो साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, विद्युत संकेतों के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये हमारा
आज का आखिरी सवाल भी है हमारे जनरल साइंस और केमिस्ट्री वाले पार्ट का, ठीक है ना। बाकी का आखिरी सवाल नहीं है। अभी संजय सर और जितेंद्र सर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारा। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग, कि विच वन मेटल इज हाईली यूज, सर्वाधिक प्रयोग सामान्य रूप से तापीय विद्युत बल्बों के तंतु के रूप में करते हैं। कि यह कह रहा है कि विच वन मेटल इज हाईली यूज एज ए फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब में फिलामेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। अच्छे से क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। सभी टाइप के बल्ब के आपको बताया था कि कौन सा मेटल काम आता है, कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये नॉर्मल बल्ब की बात कर रहा है, तो हमने बात की हुई है क्लास में कि बल्ब के अंदर टंगस्टन मेटल काम में आता है और उसके अंदर हम जो गैस फिलअप करते हैं वो होती है हमारी ऑर्गन गैस, या फिर हम उसमें साथ में नाइट्रोजन भी इंक्लूड करते हैं ताकि उसके टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। तो हमें मेटल पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन एल्यूमिनियम दिया है, ये तो किसी बल्ब में उपयोग नहीं होता। सेकंड रजत, ये भी उपयोग नहीं होता। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन है तांबर यानी कॉपर, ये भी नहीं। फोर्थ ऑप्शन हमारा टंगस्टन। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा। तो आज का हमारा साइंस वाला जो जनरल साइंस और केमिस्ट्री वाले जो क्वेश्चन थे वो हो गए समाप्त। अब मैं संजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आए और आपको अंग्रेजी वाला सेशन सॉल्व करवाए। आइए सर। जी सर, धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, धन्यवाद।